हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं वो अलाइक हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी। So distribution of n alike objects among R boxes में उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या among R beggars में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस मेथड का नाम ना बेगर्स मेथड के नाम से याद रख सकते हैं हम। ठीक है, तो कोटा में लोग इसको बेगर्स मेथड बोलते हैं, तो ये भी एक याद रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, देखना इसको। सिचुएशन क्लियर है, हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ नंबर ऑफ, और उनको हमें कुछ लोगों में आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखना कैसे करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 2 बेगर्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो 6 हमारे पास आइडेंटिकल कॉइन्स है, इनको हमें 2 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है so that each beggar may receive any number of coins। किसी बेगर के पास कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स जा सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब पहले तो ये देख लो, इसमें अगर आइडेंटिकल की जगह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं ना कि सिचुएशंस क्या बनेंगी। या तो ऐसा हो सकता है कि जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक के पास, किसी के पास 2 चले जाए, दूसरे के पास 4 चले जाए, तो वो एक ग्रुपिंग का केस बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम ये वाला केस ले रहे हो ना, एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी एक बेगर के पास 2 चले गए सपोज, किसी के पास 4 चले गए दूसरे के पास। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 6 कॉइन्स हो और एक बेगर को हमने 2 कॉइन्स दे दिए, दूसरे को 4 दे दिए। अब अगर तो ये डिस्टिंक्ट कॉइन्स वाला केस होता है तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में ये तो आपने बोल दिया कि एक के पास 2 चले गए, दूसरे के पास 4 चले गए, बट साथ में ये चीज भी मैटर करती है कि जिस बंदे के पास 2 गए हैं ना, वो 2 कौन कौन से कॉइन्स हैं, क्योंकि 6 के 6 डिफरेंट है। तो अगर 2 कॉइन्स तुम दे रहे हो तो ये भी मैटर करेगा, इसके भी केसेस बनेंगे कि वो 2 कॉइन्स कौन कौन से हो सकते हैं। सिमिलरली जिसके पास 4 गए वो भी डिपेंड करेगा 4 कौन कौन से गए हैं 6 में। तो इसी कारण इस डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ वेज काफी सारे आ जाते हैं, जो हम करते होते हैं ना 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल करके। तो इस केस के लिए नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट कॉइन्स है। तो इसका मतलब ये, अगर ये वाले 6 हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉइन्स होते तो इस पर्टिकुलर केस के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतने हो जाते। ठीक बात है। अच्छा, अब क्या हो गया, अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो कॉइन्स हैं, ये क्या हो गए, अलाइक हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो ये वाला जो केस बनेगा कि एक के पास 2 चले गए, दूसरे के पास 4 चले गए, तो ये एक ही केस आएगा ऐसा, या फिर ये बोल लो 2 आएंगे कि जब बेगर 1 के पास 2 है या फिर जब बेगर 2 के पास 2 है। तो ऐसे 2 ही केस बन सकते हैं, क्योंकि इस केस में ये चीज नहीं मैटर करेगी कि इस बंदे के पास जो 2 कॉइन्स गए हैं वो कैसे हैं, क्योंकि कॉइन्स तो सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसके पास 2 कॉइन्स भेजने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। 4 कॉइन्स भेजने के कितने तरीके, एक ही तरीका है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, सिर्फ 2 आ जाएंगे। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हो सकता है ये वाले 2 कॉइन्स बेगर 1 के पास गए हो, ये बेगर 2 के पास, ये पहला केस, और दूसरा ये बेगर 2 के पास, ये बेगर 1 के पास। आ रही है ये बात समझ में। तो डिस्टिंक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करने में और अलाइक की डिस्ट्रीब्यूशन करने में डिफरेंस कहां पे दिखेगा तुम्हें। डिस्टिंक्ट में क्या होता है, 2 चीजें देखनी पड़ती हैं, 2 चीजें मैटर करती हैं। पहली तो उसकी गिनती कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं किसी बंदे के पास, ये पहली चीज है जो मैटर करती है। दूसरी चीज क्या मैटर करती है कि अगर इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो वो कौन कौन से जा रहे हैं, इन 6 में से कौन से 2 जाएंगे। तो उसमें हमें सिलेक्शन भी करनी पड़ती है 6C2 से। तो ये 2 चीजें इसमें मैटर करती हैं डिस्टिंक्ट के केस में। बट अगर अलाइक वाला केस है, इसमें सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी कि किस बंदे के पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, कितनी गिनती में जा रहे हैं। तो सिर्फ गिनती मैटर करेगी। अगर एक बार तुमने ये फिक्स कर दिया कि 2 जा रहे हैं, तो वो 2 कौन से होंगे, वो कोई भी 2 हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं। तो इन 2 की जब इस 6 में से सिलेक्शन की जाएगी तो सिलेक्शन करने का एक ही तरीका आएगा, 6C2 नहीं आएंगे। तो इसमें ये नहीं मैटर करेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बंदे के पास जा रहे हैं, सिर्फ ये मैटर करेगा कि किस बंदे के पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे जितने भी केस बन सकते हैं उतने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो करके देख सकते हैं इसको, आराम से हो जाएगा। ये तो मैन्युअली
जैसे दो बेगर्स हैं B1 B2, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि किसके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं, कौन से जाएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखना शुरू करो, टोटल 6 हमारे पास कॉइन्स है। एक केस क्या हो सकता है, बेगर 1 को हम 0 कॉइन दे दें, B2 को दे दें 6। दूसरा केस, इसको 1 दे दें, इसको 5 दे दें, इसको 2 दे दें, 4 दे दें, 3 3 4 2 5 1 6 0। ये तो केसेस बनेंगे। इसको 1 दिए, इसको 5 दिए, नहीं देखना कौन सा 1 गया कौन सा 5 गया, सारे के सारे आइडेंटिकल है। ठीक बात है। तो इतने नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे। कितने बन रहे हैं, काउंट कर लो, 7 आ रहे हैं, तो 7 केसेस। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि दो बेगर्स में 6 आइडेंटिकल कॉइन्स के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ गए, 7 आ गए। आ रही है ये बात समझ में। तो अलाइक के केस में सिर्फ हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने, कितने कितने किस बंदे के पास जा सकते हैं, कौन कौन से जा रहे हैं वो चीज हम नहीं देखेंगे, वो चीज नहीं मैटर करेगी, सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक बात है। ओके, तो डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया कि अलाइक में और डिस्टिंक्ट में कहां पे डिफरेंस हमें दिखेगा, ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद इसी पे वापस आते हैं। हमें 6 आइडेंटिकल कॉइन्स को दो बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने कैसे किया, इसको मैन्युअली किया, 7 केसेस आ गए। बट मैन्युअली करके तो बात नहीं बनेगी, हमें इसका कोई जनरलाइज्ड केस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे केसेस ज्यादा बनते जाएंगे, तो मैन्युअली करना इसको पॉसिबल नहीं रहेगा। तो देखना इसी चीज को करने का दूसरा मेथड, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखना और किस तरीके से इसको सोचा जा सकता है। टोटल 6 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो आइडेंटिकल है, यहां पे बना लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइडेंटिकल कॉइन्स रख दिए हमने। अब इसको हमें क्या करना है ना, दो ग्रुप्स में बांटना है। जैसे ग्रुपिंग करते होते हैं ना, दो ग्रुप्स में बांट लेते हैं। एक ग्रुप बेगर 1 के पास चला जाएगा, दूसरा ग्रुप बेगर 2 के पास चला जाएगा, या फिर उल्टा। तो हम क्या करेंगे, 6 कॉइन्स हमने यहाँ पे रख दिए। अब इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बीच में हमने पार्टीशन कर दी, मान लो पार्टीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक यहाँ पे लाइन लगा दी, स्ट्रेट लाइन लगा दी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टीशन को। तो हमने क्या किया, पार्टीशन कर दी। इस पार्टीशन करने का मतलब क्या है कि एक साइड पे 2 कॉइन्स है, दूसरी साइड पे 4 कॉइन्स। तो ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहले 2 कॉइन्स, ये 2 कॉइन्स कहां चले गए, बेगर 1 के पास चले गए, और बाकी जो 4 बचे वो किसके पास चले गए, बेगर 2 के पास चले गए। तो ये एक पार्टीशन करने का तरीका हो सकता है। या फिर तुम क्या कर सकते थे, पार्टीशन तुम यहां पे भी कर सकते हो। अगर यहां पे पार्टीशन होगी तो ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर देगा कि पहले बेगर के पास 4 कॉइन्स है, दूसरे के पास कितने हैं, 2 है। ये वाला केस कवर हो जाएगा। अगर पार्टीशन यहां पे की होती, यहां की बजाय, तो उस केस में कौन सा केस कवर हो गया, पहले के पास 5 है, दूसरे के पास 1 है। अगर पार्टीशन की जाए यहां पे, इसका मतलब ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले के पास 0 नंबर ऑफ कॉइन है, दूसरे के पास 6 है। ये वाला केस कवर हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर मैं यहाँ पे 6 के 6 कॉइन्स रख लूं ना, और बीच में एक स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी खड़ी कर दूं, पार्टीशन को जो रिप्रेजेंट करती है, तो जितने तरीकों से ये स्ट्रेट लाइन तुम यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, रख सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे हमें। तो फिर मैन्युअली करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां से हमारा ये वाला क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 6 कॉइन्स रखे गए हैं, बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। तो हमारे पास बेसिकली कितनी चीजें हो गई ना, 6 और 1 7, ये 7 चीजें हो गई मिला के। इनको तुम जितने तरीकों से आपस में अरेंज कर सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। ये अरेंजमेंट ही तो हो रही है ना, कि पार्टीशन तुम यहां पे लगाओगे, या यहां पे लगाओगे, या यहां पे लगाओगे, तो बेसिकली क्या हो रही है, इनके आपस में अरेंजमेंट हो रही है। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग these 6 coins and 1 straight line लिख रहा हूं मैं इसको, जो पार्टीशन है। तो जितने तरीकों से इन 7 चीजों को आपस में तुम अरेंज कर पाओगे, उतने ही नंबर ऑफ केसेस तुम्हें वहां पे मिलते जाएंगे कोरस्पॉन्डिंगली। तो इनको अरेंज करने का तरीके तो आते हैं हमें, कितने तरीकों से कर पाओगे, टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 6 आइडेंटिकल हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने आएंगे, सॉरी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कितने आएंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 आइडेंटिकल है। तो कितना रिजल्ट आ गया, 7 आ गया। तो टोटल 7 तरीकों से ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, और जितने तरीकों से ये आपस में अरेंज होंगे, उतने ही यहाँ पे केसेस बनेंगे, और वही तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा,
नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। ये चेक कर लो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक बात है। तो अभी तक हमने इतना देख लिया कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की कुछ लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो एक तरीका देखने का ये मैन्युअली केसेस बना लो, और इसी को देखने का ये दूसरा तरीका है कि इनको आपस में अरेंज करते जाओ, जितने अरेंजमेंट्स यहां से बनेंगे उतने ही यहां पे केसेस बन जाएंगे हमारे। ठीक बात है। तो नेक्स्ट टाइम से आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे सबको हम इस मेथड से करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इसको जनरलाइज करना आसान है, इस वाले मेथड से नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये करने की ट्राई करो। सेकंड पार्ट करो, 6 आइडेंटिकल कॉइंस को 3 बेकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीकों से कर पाएंगे। ओके, सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हैं, 6 कॉइंस को 3 बेकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से वही चीज है, मैन्युअली केस बना के देख लो, चाहो तो पता चल जाएगा कितने बनेंगे। नहीं तो करते हैं उसी तरीके से, पार्टीशन वाले तरीके से करते हैं। 6 कॉइंस है, पहले यहाँ पे इनको अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉइंस रख लिए हमने, सारे आइडेंटिकल है। अब हमें इनको 3 लोगों में बांटना है, 3 बेगर्स में बांटना है। तो मतलब हम 3 ग्रुप्स बना लेते हैं पहले इनके। एक बार ग्रुप्स बन गए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इनके हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 3 हिस्सों में बांटने हैं। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए ना हम 2 जगह से पार्टीशन करेंगे इसकी। तो मान लो एक पार्टीशन यहाँ पे हो गई, एक सपोज यहाँ पे होगी, तो बीच में 2 स्ट्रेट लाइंस हमने खड़ी कर दी गैप्स में। ठीक बात है। तो 6 कॉइंस को हमने 2 जगह से पार्टीशन कर दी इनकी। अब अगर पार्टीशन ऐसे की गई है, इसका मतलब ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैगर 1 के पास 1 कॉइन जाएगा, बैगर 2 के पास 3 कॉइन चले गए और तीसरे के पास 2 कॉइन चले गए। सही बात है। अगर पार्टीशन हो जाए ऐसे, फिर भी पता है क्या मतलब है, कौन सा केस मिल जाएगा, पहले के पास 0, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 2। अगर ऐसे आ जाए, ऐसे भी पार्टीशन हो जाए अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले के पास 4, दूसरे के पास 0, तीसरे के पास 2। तो इस तरीके से अगेन सिचुएशन वही बनेगी कि जितने तरीकों से तुम इन 2 स्ट्रेट लाइंस को और इन 6 कॉइंस को या 6 सर्कल्स को आपस में अरेंज कर सकते हो ना, उतने ही नंबर ऑफ केसेस तुम्हें मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या मैटर कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं किसी वेक्टर के पास, ये नहीं मैटर कर रहा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। तो सिंपली जितने तरीकों से इनकी अरेंजमेंट होगी उतने ही नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो लिख सकते हैं आराम से, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, इन सबको आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर पाओगे। टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 6 आइडेंटिकल हैं एक टाइप के, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं एक टाइप के। तो कितना बन जाएगा ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। जितने तरीकों से इनको आपस में अरेंज कर सकते हो तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7/2 28। आ रही है ये बात समझ में। तो बस इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। तो अब ये समझ में आ गया तो थर्ड और फोर्थ आराम से हो जाएगा। 4 बेकर्स में करना है तो क्या समझ में आएगा, 3 पार्टीशन करेंगे। 5 बेकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 जगह से पार्टीशन कर देंगे तो हो जाएगा आराम से। सो थर्ड वाले में 6 कॉइंस, 1 2 3 4 5 6, 4 बेकर्स में करना है तो 4 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। 4 ग्रुप्स के लिए 3 जगह से पार्टीशन, 1 2 3, ये पार्टीशन होगी। मान लो पहले के पास 1 कॉइन, फिर 4, फिर 1, फिर 0, ऐसे करके जितने तरीकों से अरेंजमेंट होती जाएगी उतने नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। तो इसमें रिजल्ट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितने, जितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 6 + 3 टोटल 9 है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 9C3 लिख लो चाहो तो। ठीक बात है ये भी। नेक्स्ट फोर्थ में क्या करना है, 5 बेकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 जगह से पार्टीशन की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 ये मान लो बन गया। इसका मतलब पहले बेगर के पास 0, दूसरे के पास 1, तीसरे के पास 5, चौथे के पास 0, पांचवें के पास 0, ये मतलब बन जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और 10C4 और 10C6 जो मर्जी लिख लो। ठीक है। तो इतना फंडा समझ में आ गया।
तो बस अब तो इसको जनरलाइज करना आसान ही है कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको r बैगर्स में या r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर पाएंगे। उसका रिजल्ट लिखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो मेक श्योर इतना समझ में आ गया हो। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 डिफरेंट बॉक्सेस। सेम सिचुएशन है, सच दैट एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी भी बॉक्स में कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं, एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड का मतलब यही है। ठीक है, तो कर सकते हैं। क्या होगा, 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में डालना है, तो पहले क्या करेंगे, उनके 3 ग्रुप्स बना लेंगे। 3 ग्रुप्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 2 जगह से पार्टीशन कर देंगे, 1 और 2। तो जितने तरीकों से ये पार्टीशन की जा सकती है उतने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 10 और 2 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अरेंज करने के तरीके कितने, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12c या 12c10। ठीक, तो ये तो आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। इसमें लिखा गया देयर इज एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स। तो इस केस में एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, हर एक में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए। तो इसको करके देखें, तरीका सेम ही यूज कर सकते हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वही काम करना पड़ेगा, 3 बॉक्सेस में डालना है तो 3 ग्रुप्स बांट लेते हैं। 3 ग्रुप्स के लिए 2 पार्टीशन करनी पड़ेगी। यहां तक सारी कहानी सेम चलेगी। डिफरेंस कहां पे आएगा ना, ये ध्यान रखो कि अगर तुम 2 पार्टीशंस लगाते हो ना इसमें, मान लो तुमने ये 2 लगा दी, ऐसे लगा दी मान लो 2 पार्टीशन, तो ये इस केस में अलाउड नहीं होगा। क्योंकि ये 2 लगाने का मतलब क्या होगा, पहले में बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे में 0 है और तीसरे में बाकी 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्योंकि 0 वाला केस अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जो तुम 2 पार्टीशंस लगाओगे ना वो दोनों एक साथ नहीं आ सकती। बट पिछले केस में तो ये सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। इसमें ये पता चल गया इस टाइप के अरेंजमेंट्स हमें नहीं चाहिए जिसमें दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या आ जाए, साथ में आ जाए। एक तो ये चीज पता चली। दूसरी चीज क्या पता चली कि अगर तुम पार्टीशन ऐसे करोगे तो भी नहीं बात बनेगी। इसका मतलब क्या है, पहले में 0, दूसरे में 2, तीसरे में 8, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दूसरी रिस्ट्रिक्शन कहां पे आ गई कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पार्टीशन के लिए तुम लगा रहे हो, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आ सकती और बिल्कुल लास्ट में नहीं आ सकती। तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो बस इतना पता चल गया, बाकी जहां मर्जी लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से सिचुएशन वही है, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 पार्टीशन है, जितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोई भी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में या लास्ट में ना आए, एंड कोई भी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो ये पता चल गया। तो इसका मतलब क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, द स्ट्रेट लाइंस, कैसे इंश्योर करोगे कि ये दोनों एक साथ ना आए, तो इस पे गैप मेथड लग जाएगा। तो द स्ट्रेट लाइंस शुड बी प्लेस्ड इन द गैप्स, ये बोल सकते हैं, should be placed in gaps, and no line should be arranged in first or last position। जितने तरीकों से तुम ये कर सकते हो उतने ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे, उतने ही केसेस बन जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अब देख लो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है। पहली चीज तो क्या पता चली, इनको गैप्स में रखना है और पहली पोजीशन पे नहीं रखना, लास्ट पे नहीं रखना। तो गैप मेथड लगाते हैं। टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने गैप्स बने होंगे, 11 गैप्स बने होंगे। 11 में से पहले वाला गैप हटा दो, लास्ट वाला गैप हटा दो, तो बेसिकली 9 गैप्स बन रहे हैं। उन 9 गैप्स में इन 2 स्ट्रेट लाइंस को रखना है। तो क्या करो, उन 9 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर लो। एक बार गैप की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद उस गैप्स में इनको रखने के तरीके कितने हैं, एक ही तरीका होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो रिजल्ट कितना आ गया, 9 0। ठीक बात है। तो फंडा हमने यही यूज किया है, पार्टीशन वाला ही, बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। पता चल गया कि दोनों लाइंस एक साथ नहीं होनी चाहिए, पहली और लास्ट पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है, एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, उसके लिए हमारे पास ये एक तरीका आ गया। बट नेक्स्ट टाइम से इतना कुछ नहीं करेंगे। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है ना,
कि इसने क्या कंडीशन लगाई है ना कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। तो पहला ही काम क्या कर दो ना, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक बॉक्स में एक एक ऑब्जेक्ट डाल दो स्टार्टिंग में। और ये चीज तो मैटर करेगी नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। तो पहला काम ये कर देंगे स्टेप नंबर 1 में, इनिशियली प्लेस वन ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स। अब जैसे तुमने ये काम किया तो हमारी वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हर एक में कम से कम एक बॉल तो आ ही चुकी है। तो अब सिचुएशन क्या बची कि टोटल अभी 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 थे टोटल, एक एक डाल दिए, सब में 7 ऑब्जेक्ट्स बचे। इनको 3 बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड। एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड ना बोलो चाहो तो कि ईच बॉक्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बात आ रही है ना समझ में? 10 ऑब्जेक्ट्स थे, हर एक में एक एक डाल दिया, तो वो वाली कंडीशन बॉक्सेस के लिए फुलफिल हो गई कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो सबके पास एक एक आ चुका है। अब सिचुएशन क्या है, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब तुम्हारी मर्जी है उन 7 में से किसी बॉक्स में तुम चाहे डालो चाहे ना डालो, ठीक है। तो उन 7 के लिए हमारी ये वाली सिचुएशन बन गई कि टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं एंड ईच बॉक्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो इसी तरीके से हो जाएगा कि 7 ऑब्जेक्ट्स रख लोगे, 3 बॉक्सेस के लिए पार्टीशन कर दोगे उनकी 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पार्टीशन कर दी, मान लो ऐसे कर दी। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल कितने बन रहे हैं ये 7 और 2 9, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 9c2 आ गया। ठीक, तो अगर ये वाला फंडा हमें आता है तो इस वाले केस के लिए भी क्या करेंगे, जितनी भी हर एक बॉक्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी स्टार्टिंग में ही उसको उतना अलॉट कर दो, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसको करने का तरीका आता ही है। ठीक बात है ये? ठीक है, तो अभी तक हमने ये जो 2 क्वेश्चंस किए इनसे हमें ये पता चल गया कि अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको r नंबर ऑफ लोगों में या r नंबर ऑफ बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं कर सकता हूं। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तब भी कर सकता हूं, अगर एम्प्टी बॉक्स नहीं अलाउड तब भी कर सकता हूं। तो ये 2 केसेस हमने अभी तक सीख लिए। ठीक, तो इन्हीं 2 को मैं रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं। नेक्स्ट, ओके, रिजल्ट देखते हैं। लिखा गया है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर डिफरेंट बॉक्सेस। इसका भी ध्यान रखना, बॉक्सेस जो होने चाहिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं बॉक्सेस क्या लेके चल रहे हैं, हम डिफरेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं पर्टिकुलरली इसी केस के लिए है कि ऑब्जेक्ट्स तो तुम्हारे आइडेंटिकल हैं बट बॉक्सेस क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, तो बता दो क्या रिजल्ट बनना चाहिए इसका। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर डिफरेंट बॉक्सेस में रखने के कितने तरीके। तो अगर तुम उसी फंडे से करोगे तो सोच के देखो इसको क्या बनेगी सिचुएशन। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले तुम अरेंज कर लोगे, उनको आर बॉक्सेस में डालना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, आर नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आर नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे क्रिएट होंगे, उसके लिए कितनी पार्टीशन लगाओगे, कितनी स्ट्रेट लाइंस खड़ी करोगे बीच में, आर माइनस 1 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खड़ी करोगे। तो क्या कुछ आगे तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है आइडेंटिकल, आर माइनस 1 स्ट्रेट लाइंस है वो भी आपस में आइडेंटिकल है, उनको आपस में सबको एक साथ अरेंज करना है। कितने तरीकों से कर पाओगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, n प्लस आर माइनस 1 हो गए, तो इसका फैक्टोरियल अपॉन ये n आइडेंटिकल है आपस में तो n का फैक्टोरियल, ये r माइनस 1 आइडेंटिकल है आपस में, इसका फैक्टोरियल। तो इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। उसी तरीके से पार्टीशन वाले तरीके से सोच के रखेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये रिजल्ट नेक्स्ट टाइम से हम याद रख सकते हैं, इनफैक्ट याद रखा जाएगा ये। ठीक है, रख सकते हैं नहीं, ये याद रखना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। ठीक बात है, तो बार बार डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है, इस रिजल्ट को याद रखा जाएगा नेक्स्ट टाइम से। n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r है नंबर ऑफ बॉक्सेस या फिर नंबर ऑफ पीपल जिनमें तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एंड एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड, इतना कुछ है इसमें। ठीक बात है ये। ओके, सेकंड वाला व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, ये भी कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके देखे थे हमने अभी, एक तो वही अरेंजमेंट कर दो पार्टीशंस का आपस में और गैप मेथड लगा दो, पहली पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, लास्ट पे नहीं आना चाहिए, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, जितनी बॉक्सेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर दो स्टार्टिंग में। तो आर बॉक्सेस हैं, सब में एक एक बॉक्स बांट दो, सॉरी सब में एक एक ऑब्जेक्ट बांट दो, तो क्या हो जाएगा, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास कम हो गए और हर एक बॉक्स में एक एक ऑब्जेक्ट चला गया।
तो अब तुम्हारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं, n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं तुम्हारे पास। कितने बॉक्सेस हैं, आर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड वाली सिचुएशन है। ये बात आ रही है समझ में। टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे, हर एक बॉक्स को एक एक ऑब्जेक्ट हमने अलॉट कर दिया। हमारे पास कितने बचे, n माइनस आर बचे। अब क्या सिचुएशन है, इन n माइनस आर को r बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला से क्या बनेगा, क्या मिलेगा, n प्लस r था, n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इस केस में क्या आएगा, n माइनस r प्लस r, नंबर ऑफ बॉक्सेस तो r ही है, माइनस 1, यहाँ पे तो r ही है, r माइनस 1, ये बनेगा। तो ये किसके बराबर आ गया, n माइनस 1 c r माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया इसके लिए। ठीक, तो इस वाले को करने का तरीका समझ में आ गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, उसके बाद ये वाला रिजल्ट लगा दो। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, ये भी याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो रिजल्ट्स हमें मिले इस टॉपिक में से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और फिर से बता रहा हूं, इस पे बड़े ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं और वो हम करेंगे भी इसके बाद। ठीक है, तो इनकी बड़ी एप्लीकेशन है इन दोनों फॉर्मूलास की, तो इनको याद रखना नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, find the number of ways of distributing 30 identical coins among 5 persons A B C D E such that each may get any number of coins। फिर से वही सेम सिचुएशन आ गई, 30 कॉइंस हैं, 5 लोगों में बांटने हैं, आइडेंटिकल हैं, तो each may get any number of coins, empty boxes allowed वाली कंडीशन है। तो डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे, क्या रिजल्ट था, n plus r minus 1 c r minus 1। n की वैल्यू 30, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r कितना 5, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 30 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, 34 c 4, ये बन गया। ये बात ठीक है। सेकंड में ईच गेट्स एटलीस्ट 1 कॉइन, हर एक में कम से कम 1 कॉइन होना चाहिए। तो कौन सा रिजल्ट लग जाएगा, n माइनस 1 c r माइनस 1। तो इस केस में क्या आ गया, n is 30, 30 minus 1 c 5 minus 1, 29 c 4, right। थर्ड is each gets at least 2 coins। अब ये चीज ध्यान रखना, empty box is not allowed वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। empty box is not allowed बोलने का हमारा मतलब क्या था, कि हर एक में कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक बात है ना, वो मतलब था हमारा। अच्छा, अब इसमें क्या है, each gets at least 2 coins। अब इसके लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, वही वाला तरीका याद रखो कि जिस बंदे की जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इनिशियली स्टार्टिंग में ही क्या कर दो, फुलफिल कर दो। तो हर एक बंदे को 2-2 कॉइंस दे दो स्टार्टिंग में। तो ए के पास 2 चले गए, सबके पास 2-2 चले गए, तो 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हो गए, 10 कॉइंस कम हो गए। तो कितने कॉइंस बचे, 20 कॉइंस बचे, सबको 2-2 देने के बाद। अब सिचुएशन क्या है, अब एक बार सबको 2-2 मिल गए, अब उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब किसी को दोबारा मिले या ना मिले। तो क्या सिचुएशन बन गई, 20 कॉइंस हैं, 5 लोगों में बांटने हैं, व्हेन एम्प्टी इज अलाउड। तो कौन सा रिजल्ट लग जाएगा, ये n plus r minus 1 c r minus 1 लग जाएगा। सो 20 plus 5 minus 1 c 5 minus 1, 24 c 4। ठीक है, तो आइडेंटिकल में तो काम आसान होता है कि जिसको जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिनिमम चाहिए स्टार्टिंग में दे दो, क्योंकि ये चीज तो हम ये तो चीज हम देख ही नहीं रहे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। अगर इसको तुम 2 दे रहे हो, ए वाले को बी वाले को 2 दे रहे हो, तो ये तो हम नहीं देख रहे कि कौन कौन से 2 दे रहे हैं, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। ठीक बात है। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ में भी वैसे हो जाएगा, ए कम से कम 2 चाहिए, ए को, बी को कम से कम 3, सी को कम से कम 4, इनको दे दो। और डी और ई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 4 दे दिए, तो 4 3 7 और 2 9, 9 कम हो गए। कितने बचे तुम्हारे पास, 21 कॉइंस बचे। डी और ई के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो मतलब उनके पास कोई जा भी सकते, नहीं भी जा सकता। तो 21 कॉइंस को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हेन एम्प्टी इज अलाउड। तो फिर से वही सेम रिजल्ट, 21 plus 5 minus 1 c 5 minus 1, कितना बन गया ये, 25 c 4। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे, n plus r minus 1 c r minus 1 याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे, n minus 1 c r minus 1। ठीक बात है ये, ओके।
अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास ये एक नया टॉपिक आ जाता है, एप्लीकेशंस इन अलजेब्रा, कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने किया अभी, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन हमने डिस्कस की, इसकी और कहां-कहां पे एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन हो सकती है एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो देखना इसको, क्वेश्चन क्या है, फॉर द इक्वेशन x + y + z = 20। ये तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल दे दिए x y z, तो इसके हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो मतलब या तो वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होना पॉसिबल है, या फिर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है। ये एक इक्वेशन दे दी, तीन वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन x + y + z = 20। पूछा गया है इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, सच दैट ये जो वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, इनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो या तो 0 हो सकती है या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, अब इसको सोच के देखना। इसके अगर तुम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास ये जो 20 है, 20 तो ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, और ये जो x y z तीन वेरिएबल है ना, ये एक्चुअल में तीन बॉक्सेस हैं, x y एंड z। अगर तुम इस सिचुएशन को मान के चलो कि 20 ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, तीन बॉक्सेस हैं डिफरेंट x y एंड z, और जितने तरीकों से तुम इन ऑब्जेक्ट्स की इन तीन डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ना, उतने ही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। क्या ये कहना सही है? जैसे ये 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन तीन बॉक्सेस में। मान लो एक पर्टिकुलर केस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बन गया कि इसमें 2 आ गए, इसमें 5 आ गए, और इसमें कितने बचेंगे, 30। ये एक केस बन गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये वाला जो केस होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x = 2, y = 5 एंड z = 13। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली अगर इस बॉक्स में तुम कोई ऑब्जेक्ट ना डालो, 0 ही डालो, इसमें मान लो तुम डाल दो 12, इसमें डाल दो 8, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि इस इक्वेशन के लिए x = 0 है, y = 12 है, z = 8 है। तो इसका मतलब यही चीज निकल के आ रही है कि जितने तरीकों से तुम 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को तीन डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कौन से? व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, क्योंकि नॉन नेगेटिव लिखा है इसने, तो 0 भी अलाउड है या फिर पॉजिटिव भी होना अलाउड है। तो जितने इसके सॉल्यूशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो इसका मतलब इसमें भी क्या लग जाएगा, वही वाला रिजल्ट लग जाएगा हमारा पुराने वाला, n + r - 1 cr - 1। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहां से आएगा 20, r नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो 20 + 3 - 1 c3 - 1, कितना बना ये? 22 c2। ये रिजल्ट आएगा इसका। ये बात ठीक है? तो देख लो तुम्हारे सामने कहां की बात कहां पे यूज हो रही है। ठीक बात है ना? तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना इसको, जो अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने में भी तुम इसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। पॉजिटिव का मतलब वही हो गया कि x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से सिचुएशन वही है, 20 ऑब्जेक्ट्स को तीन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हेन द एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है। तो इसके लिए कौन सा हमने रिजल्ट लिखा था, n - 1 cr - 1। सो n - 1 cr - 1 कितना आ गया, 20 - 1 c3 - 1, 19 c2। ये बात ठीक है? तो वो वाले जो दो रिजल्ट्स हमने लिखे थे वो इसमें भी तुम यूज कर सकते हो। तो इसको एक बार मैं फिर से रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। तो देख लो रिजल्ट लिखा गया है, फॉर द इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इतने वेरिएबल्स हैं इसमें x1 x2 x3 अप टू xr = n। तो इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, n को डिस्ट्रीब्यूट करना है r बॉक्सेस में, व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड,
तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अगेन ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे और इस पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो जितने बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वो जनरली इसी फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें, इस इक्वेशन की फॉर्म में मिलेंगे और इस इक्वेशन के बाद में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए ये वाले रिजल्ट यूज कर लेंगे। ठीक बात है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक।